गुड आफ्टरनून बच्चों। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर लेक्चर ऑफ MGCI फाइटर बैच 2.0। लास्ट जो हमारा इंटरेक्शन था यानी कि पहला लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कोशिका, जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई। इस लेक्चर में हमने सबसे पहली बात जो कही थी कि कोशिकाओं से मिलकर जीव बने होते हैं। जीव किसके बने होते हैं? तो कोशिकाओं के। फिर हमने कुछ बातें करी कुछ वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने सबसे पहली बार इन बातों के ऊपर रिसर्च शुरू किया था। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आया था रॉबर्ट हुक। उन्होंने कॉर्क की कोशिकाओं का अध्ययन किया। ठीक है, उसके बाद में एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे जिन्होंने पहली बार जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। और उसके बाद में आए रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने केंद्रक के बारे में बताया सर्वप्रथम। अच्छा, इसके साथ ही हमने देखा था कि जिस तरह से ईंट ईंट जोड़ करके एक पूरा मकान तैयार होता है, घर तैयार होता है, उसी तरह से कोशिकाओं के साथ कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं विभिन्न तरीकों से आपस में जुड़ करके जीव का निर्माण करती है। अच्छा, कोशिकाएं अगर ज्यादा हो संख्या में तो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, एक से अधिक कोशिका, या फिर एक कोशिका हो तो एक कोशिकीय जीव कहलाएंगे। ये सारी बातें हमने कर ली थी। एक और जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप ने बायोलॉजी में खास तौर पे सेल बायोलॉजी के अध्ययन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों जिसमें हम लाइट के थ्रू छोटे सैंपल्स का साइज या इमेज या उनकी परछाई को बड़ा कर सकते हैं और वो बड़े परछाइयों को हम देख करके ये पता लगा सकते हैं कि वास्तविकता में जो छोटी चीज है वो कैसी है। जो हमें आंख से नहीं दिख रही है हम उसकी इमेज को बड़ा कर सकते हैं। जैसे आप दूर तारे सितारों का अध्ययन करने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं, टेलीस्कोप का, वैसे ही सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो जिस समय हम रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन इनकी बात कर रहे थे उस समय पे सरलतम माइक्रोस्कोप उपलब्ध हुआ करते थे। माइक्रोस्कोप की तकनीकी में इतनी तरक्की नहीं हुई थी, प्रगति नहीं हुई थी, जिसकी वजह से सेल को देख पाना इतना आसान नहीं था। पर जैसे जैसे फिजिक्स में तरक्की हुई, ऑप्टिक्स के सिद्धांत विकसित हुए, वैसे वैसे माइक्रोस्कोप की तकनीकी में भी प्रगति हुई। तो सबसे पहले जो हमने सिंपल से माइक्रोस्कोप होते थे उनके कुछ प्रकारों के नाम यहाँ पर लिख रहे हैं हम। डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, इसके बाद और सिंपल आए तो लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप से और बेहतर माइक्रोस्कोप बने जिन्हें कहा गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उससे और थोड़ा तरक्की विकसित हुई, तब जाकर के आगे आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। थोड़ा और विकास हुआ तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के प्रकार बने दो, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक और प्रकार का माइक्रोस्कोप विकसित हुआ जो कि एनसीईआरटी में दिया है, फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप।
तो ये दोनों माइक्रोस्कोप का जब विकास हो चुका, आविष्कार हो गया, तब सेल बायोलॉजी को पढ़ने में और स्पीड बढ़ी। लोगों ने इस पे और ज्यादा रिसर्च किया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया तो कोशिकाएं हमें दिख पाती थी, उनके अंदर की आकृतियां हमें केवल महसूस हो पाती थी कि हाँ ये केंद्रक हो सकता है, या कोई बड़ी आकृति होती थी तो हम उसे थोड़ा सा समझ पाते थे कि हाँ ऐसा हो सकता है, रिक्तिका होगी पादपों में। फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप आए तो इनकी आवर्धन क्षमता बहुत अधिक थी। आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता मतलब मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होती थी किसकी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की। साधारणतया एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कोई बिंदु जो कि इतना सा दिखाई दे रहा है, ये बिंदु हमें आसानी से दिख भी नहीं रहा है, लेकिन यदि इस बिंदु का ही इमेज बड़ा करके बताना चाहें तो कितना गुना बड़ा कर सकता है, उसे हम माइक्रोस्कोप की पावर लिखते हैं। जैसे आमतौर पे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी वस्तु की इमेज को 1.5 लाख गुना एक्स, 1.5 लाख एक्स मतलब 1.5 लाख गुना बड़ी करके दिखा सकता है। तो अब कोशिकाओं का अध्ययन बहुत आसान हो गया, जिसकी वजह से कोशिकाओं की गहराई में हम अध्ययन कर सके कि उनके अंदर कैसी संरचनाएं हैं, किस प्रकार की संरचनाएं हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जो एक ही जीव में हो सकती हैं उनमें अंतर क्या है, जो पादप कोशिका है, जो जंतु कोशिका है, उनके अंदर जो अंतर बताए जा चुके थे उनका प्रमाणीकरण किया गया कि हाँ ये चीज प्रमाणित होती है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये चीज इस तरह से देखी गई। इस प्रकार से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शोध करना शुरू किया। तो आपको इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किए गए अनुसंधान या शोध के नतीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा सेल चैप्टर में। ठीक है, तो जब माइक्रोस्कोप का विकास हो गया, अच्छा, सबसे पहली बार किसी ने कहा था, क्या कहा था कि जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ये बात जिसने सबसे पहली बार कही उसके लिए बायोलॉजी में आज भी स्थान है। सबसे पहले बायोलॉजी में सेल चैप्टर को यदि पढ़ाया जाता है तो उन 3 वैज्ञानिकों का नाम हर किसी के जुबान पर होता है। वो वैज्ञानिक थे श्लीडेन, श्वान और रुडोल्फ विर्चो। आइए उनके द्वारा दिए गए कोशिका सिद्धांत को पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरह से कोशिका सिद्धांत विकसित हुआ। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत कुछ इस तरह का स्कूल में आप लोगों को सूक्ष्मदर्शी देखने को मिला होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने को मिला होगा। अच्छा, कहानी शुरू होती है 1839-38 से, 1838। सबसे पहली बार एक वनस्पति शास्त्री थे, वनस्पति शास्त्री, या फिर आप इंग्लिश में कहें तो बॉटनिस्ट, जो किस देश के थे? जर्मनी के। जर्मनी के वनस्पति शास्त्री थे, उनका नाम था स्लाइडेन, स्लाइडेन। अब ये वनस्पति शास्त्री थे, इन्होंने जाहिर सी बात है वनस्पतियों का अध्ययन किया हो, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक सिंपल सी बात कही। वो सिंपल सी बात क्या थी? सभी पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं
से बने होते हैं। बस इतनी सी बात उन्होंने कह दी। अब उन्होंने क्या किया, पादपों के अध्ययन किया, पादपों की सैंपल लिए, प्लांट में पत्तियों का सैंपल, फूलों का, डगाल का, जितनी भी संभव हो सकती थी चीजें उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखी होगी और देखने के बाद उन्हें समझ में आया होगा कि सबसे पहली चीज जो दिखाई देती है वो दिखाई देती है सेल। अब ये हरी कोशिका आप जो देख पा रहे हैं, इस हरे कोशिका में यहाँ पर बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में उन्हें नहीं पता था। उन्होंने तो बस इतना कहा कि पादपों में कोशिकाएं होती है और कोशिकाओं के उत्पाद होते हैं, कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं ऊतक। तो सेल अर्थात कोशिका, कोशिका से बनते हैं ऊतक। ऊतक यानी कि टिश्यूज, ऊतक यानी टिश्यूज। तो ये एक कोशिका दिखाई जा रही है और इस ऊतक में आप देख सकते हैं ये बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। ये सब छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। तो एक कोशिका और ये ऊतक। तो इस प्रकार से उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद कहा कि पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। पादपों के ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। सिंपल सी बात कही। कब कही? 1838 में कही। कौन थे ये? इनका नाम था स्लाइडेन। क्या थे ये? वनस्पति शास्त्री थे, बॉटनिस्ट थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ये 4-5 बातें इनके बारे में हमें जाननी है। आइए आगे चलते हैं। अगले वैज्ञानिक का नाम था थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान, या हम सिंपल कहते हैं श्वान। थियोडोर श्वान। अब इन्होंने क्या रिसर्च की, ये क्या थे पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये जंतु या प्राणी शास्त्री थे। प्राणी शास्त्री, या इनको कहें जूलॉजिस्ट। जूलॉजी का अध्ययन करने वाले जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने किसका अध्ययन किया होगा बच्चों? तो जाहिर सी बात है जंतुओं का अध्ययन किया होगा। जंतुओं का अध्ययन करने के बाद इन्होंने 2-3 बातें कही, वो हम देख लेते हैं। पहले तो ये कब कही इन्होंने? तो स्वीडन के अगले ही साल अर्थात वर्ष 1839 में। 1839 में कही। क्या कही? आइए देखते हैं। अब उन्होंने जंतु कोशिका का अध्ययन किया। ये जंतु कोशिका का एक बेसिक लेआउट है। इस बेसिक लेआउट में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे बाहर कोशिका की तो एक बाहरी सीमा है, बाहरी सीमा है। अच्छा, ये सीमा की आकृति कुछ इस तरह की है कि कहीं पर दबी हुई है, कहीं पे थोड़ी सी उठी हुई है। ठीक है। ये उन्होंने बताया कि प्राणी यानी कि जानवर या जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और उनकी कोशिका के बाहर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। पतली झिल्ली को हम आज की डेट में जीव द्रव्य झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात कही उन्होंने 1839 में कही। ये बात प्लांट्स के लिए जो कही थी थियोडोर श्वान, हमारे स्लाइडेन साहब ने क्या कही थी कि पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। यही चीज इन्होंने श्वान साहब ने एनिमल्स के लिए कही कि जंतु विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से और कोशिकाओं के उत्पादों से बने होते हैं। ठीक है, इतनी बात कह दी। प्राणी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। प्राणी किससे मिलकर बने होते हैं? तो
कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। कोशिका के बाहरी सीमा पर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। सतत और पतली सीमा होती है जिसे कि जीव द्रव्य झिल्ली, आज इसे हम कहते हैं जीव द्रव्य झिल्ली कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और समझनी होती है कि स्लाइडेन ने प्लांट्स की स्टडी करी, परंतु श्वान ने एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स की भी स्टडी करी। उन्होंने पादप कोशिकाओं का भी अध्ययन किया। और देखो कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने एनिमल सेल्स की स्टडी करने के बाद प्लांट सेल्स की स्टडी करी। तो क्या हुआ, उन्हें पता चला कि पादप कोशिकाओं में कोशिका के बाहर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पता चला उन्हें? तो हम इस बात को ऐसे लिखते हैं, श्वान ने पादपों का भी अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? पादपों का। पादपों का भी अध्ययन किया और बताया। क्या बताया? कोशिका झिल्ली के बाहर पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित है या उपस्थित होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जो कि पादपों की विशेषता है। जो कि पादपों की विशेषता है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई उन्होंने। क्या जंतु कोशिकाओं के बारे में ऐसा कहा था? नहीं कहा था। और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादपों की विशेषता है। मतलब यूनिक कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है, वो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में मिलेगा, ना कि जंतु कोशिकाओं में। तो कोशिका भित्ति को हम और किस नाम से जानते हैं? तो कोशिका भित्ति को हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादपों की विशेषता है। पादपों की विशेषता है। अच्छा, कोशिका भित्ति पादपों की विशेषता है। क्या इसका ये मतलब हुआ कि इसके बाद कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाएगी? अच्छा, कोशिका झिल्ली क्या होती है, पहले हम इस बात को क्लियर करें। तो इस बात का जवाब है, देखिए, ये जो जीव द्रव्य झिल्ली है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इसके और भी दूसरे नाम हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली।
अच्छा, कोशिका झिल्ली के बारे में सतत, पतली और लचीली, ये 3 बातें याद रखी जाती हैं। ठीक है, तो ये कोशिका झिल्ली ही जीव द्रव्य झिल्ली का दूसरा नाम कहा जाता है। तो पादपों में और प्राणियों में और पादपों में अंतर क्या हुआ? कहा जाएगा कि प्राणियों में यानी कि जंतुओं में कोशिका की बाहरी सीमा क्या हुई बच्चों? तो कोशिका की बाहरी सीमा हुई कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। जबकि पादपों में कोशिका की सबसे बाहरी संरचना है कोशिका भित्ति। पादपों में सबसे बाहर है कोशिका भित्ति, जंतुओं में या प्राणियों में कोशिकाओं में सबसे बाहर है कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली। इस हिसाब से उन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स दोनों का अध्ययन कर लिया। अध्ययन करने के बाद में उन्होंने एक संकल्पना दी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो वो उसे हम कहते हैं श्वान की परिकल्पना। श्वान की परिकल्पना, इसमें हमें क्या बताया गया? श्वान ने सबसे पहली बार ये परिकल्पना दी कि प्राणियों या जंतुओं तथा पादपों का निर्माण कोशिका तथा कोशिका उत्पादों से, कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से होता है। उन्होंने इतनी सी सिंपल सी बात कह दी, इसे कहा जाएगा श्वान की परिकल्पना। क्या कहा उन्होंने? प्राणियों या जंतुओं, प्राणियों तथा पादपों का निर्माण कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से होता है। इतनी बात हो गई। फिर श्वान और स्लीडन दोनों का आपस में जान पहचान हुई, संपर्क हुआ। इसके बाद दोनों ने पहली बार कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना दी, मिले जुले रूप से। स्लीडन के लिए मैं एस लिखूंगा, श्वान के लिए भी मैं एस लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म। स्लीडन तथा इसके पश्चात क्या हुआ? पहले श्वान ने परिकल्पना दे दी, इसके पश्चात क्या हुआ? स्लीडन तथा श्वान ने संयुक्त रूप से कहा, क्या कहा? कि जंतुओं तथा पादपों का निर्माण कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से होता है, एज इट इज। तो अब ये लाइन क्या कहलाई? ये लाइन पहली बार कहलाई कोशिका सिद्धांत। इसे कहा जाता है कोशिका सिद्धांत। अब भाई देखने वाली बात क्या है बच्चों? सब उस समय दुनिया में जानते थे कि 2 मुख्य प्रकार के जीव होते हैं। कौन कौन से? एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्राणी तथा पादप। तो एक ने प्राणियों का अध्ययन किया, एक ने पादपों का अध्ययन किया। स्लीडन ने पादपों का अध्ययन किया, स्लाइडन ने, और श्वान ने प्राणियों तथा पादपों दोनों का अध्ययन किया। ठीक है, उन दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। तो पहले श्वान को यह ज्ञात हुआ कि प्राणियों तथा जंतु पादपों का निर्माण कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से होता है, तो इसे कहा गया श्वान की परिकल्पना। बाद में दोनों का ही ये काम था, क्योंकि पहले श्वान स्लाइडन इस बारे में बता चुके थे, स्लाइडन ने पहले बताया था पादपों के बारे में। तो फिर इस बात पे दोनों राजी हुए कि हम दोनों अपने कार्य को मिले जुले रूप से प्रस्तुत करते हैं, और उन्होंने इस चीज को सत्य माना, सिद्धांत माना, क्योंकि बहुत सारे जीवों का अध्ययन किया था। तो पहली बार आया कोशिका सिद्धांत, जो कि संयुक्त रूप से दिया गया था। किसने दिया था? स्लीडन तथा श्वान ने संयुक्त रूप से।
संयुक्त रूप से। किसने किसने दिया था? तो स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था। ठीक है, अब यहां तक की बात हो गई। अब देखिए, जैसे हम ये देख पा रहे हैं, एक कोशिका हमें दिखाई दे रही है। कोशिका में ये हिस्सा कहलाता है रिक्तिका। रिक्तिका यानी कि वैक्यूल। ये एक पादप कोशिका, प्रारूपिक पादप कोशिका है, जिसमें बाहर आप देख पा रहे हैं, सबसे बाहर क्या है? कोशिका की बाहरी सीमा। तो पादपों में कोशिका की बाहरी सीमा होती है कोशिका भित्ति। उसके अंदर क्या है? तो ये पूरा द्रव्य भरा हुआ है। इस द्रव्य को कहा जाता है कोशिका द्रव्य, और बीच में ये गहरा सघन भाग, इसे कहा गया है केंद्रक। इसके अलावा यहाँ पे रिक्तिकाएं दिखाई दे रही है। ये हम कोशिका की जब परिकल्पना देखेंगे तब उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक स्लाइडेन तथा श्वान की बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, तीसरे वैज्ञानिक की बात करते हैं। तीसरे वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो साहब। कौन थे? रुडोल्फ विर्चो। ये वो वैज्ञानिक थे तीसरे, इनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, अब यहाँ ये बात समझना अति आवश्यक हो जाती है कि स्लाइडेन और स्वान के बाद रुडोल्फ का काम क्या था और वो क्यों पिक्चर में आया। क्या था कि स्लीडेन स्वान ने कह दिया था कि कोशिकाओं से बने होते हैं। कौन? जीव। सभी जीव कोशिकाओं तथा कोशिका के उत्पादों से बने होते हैं। ये लास्ट लाइन कही गई थी स्लीडेन स्वान द्वारा। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। सभी जीव कोशिकाओं और कोशिकाओं के उत्पादों से निर्मित होते हैं। ये बात कह दी उन्होंने। अच्छा, इसमें ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि हम देखते हैं, अपने बचपन से हमने आसपास देखा है कि हम खुद भी बड़े हुए। एक छोटा सा कोई भी बच्चा होता है तो वो बड़ा होता है, कोई छोटा सा पौधा होता है तो भी बड़ा होता है। तो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हम, तो हमारे अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। ये चीज उनको रियलाइज हो गई थी। और भी दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्हें ये इस सत्य का ज्ञान था कि जैसे जैसे एक जीव वृद्धि करता है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ सकती है और बढ़ती ही है। पर नई कोशिकाएं कहां से आई? इस बात का जवाब स्लीडेन स्वान की कोशिका सिद्धांत में नहीं था। तो पहले हम इस बात को लिखते हैं कि स्लीडेन तथा स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत यह बताने में अक्षम था कि, यह नहीं बता पाया कि नई कोशिकाएं कहां से आती हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। होता है, ये नहीं बता पाए थे। कौन? स्लीडेन तथा स्वान के कोशिका सिद्धांत से ये समझ में नहीं आया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। यहां पर पिक्चर में आए रुडोल्फ विर्चो साहब। इन्होंने 1855 सन 1855 में लैटिन भाषा में, ये लैटिन देश के साइंटिस्ट थे जो आज की डेट में रशिया वाला हिस्सा माना जाता है, यूरोप वाला हिस्सा माना जाता है, वहां लैटिन भाषा पहले चलती थी। तो लैटिन भाषा में उन्होंने एक कोट दिया, एक कथन कहा, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसे हम हिंदी में लिखेंगे ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। इंग्लिश भाषा में उन्होंने सबसे पहले इसका रूपांतरण करके मतलब समझाया था, और उसे हम आज की भाषा में इस तरह से लिखते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण
ये उन्होंने बताया था। क्या बताया था? कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती या पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है, कोशिकाओं से होता है, पूर्ववर्ती या पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। ठीक है, इन्होंने बस सिंपल सी बात कह दी कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। इसको और शब्द हिंदी में लिखना चाहे और सरल तो नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से बनती है। बनती हैं। अब जाहिर सी बात है सवाल आया कैसे, तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया। पूर्ववर्ती कोशिकाएं विभाजन करती हैं। विभाजन मतलब डिवाइड होती हैं, विभाजन करती हैं करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। भाई इतनी सी बात इन्होंने कह दी। क्या कहा कि भाई ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब क्या हुआ कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती या पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। दोनों एक ही शब्द हैं, पूर्ववर्ती या पूर्व स्थित। अच्छा, फिर सवाल आया कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है, मान लिया, बनेगी कैसे? तो बनेगी कैसे, तो इसका जवाब दिया गया, पूर्ववर्ती कोशिकाएं विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। अब कोशिका विभाजन आप लोगों के लिए कोई नया शब्द है नहीं, हमने 8th 9th 10th क्लास में भी देखा है कि एक सिंपल कोशिका है और यदि कोशिका विभाजन करेगी तो इससे दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा। इस प्रकार से एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण संभव है। ये चीज उस समय नहीं पता थी। कब? हम इस समय की बात कर रहे हैं 1855 की। तो इन्होंने इतनी सी बात बताई कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, और इसको और कहें सरल तो नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। फिर क्या कहा इन्होंने कि पूर्ववर्ती कोशिकाएं विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करें। इस प्रकार से एक जीव के अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी जब तक वो वृद्धि करेगा। अब उस समय तक की जानकारी क्या थी कि एक भ्रूण होता है, भ्रूण एक कोशिकीय भ्रूण होता है। कोई भी जीव की हमारे जीवन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो एक कोशिकीय भ्रूण से। अब भ्रूण में कोशिकाओं की संख्या कितनी है? एक। पर एक कोशिका से इतनी सारी कोशिकाओं वाला इतना बड़ा जीव कैसे बन सकता है? तो जब इस बात का जवाब रुडोल्फ विर्चो ने दिया तो जाहिर सी बात थी कि अब कोशिका सिद्धांत में परिवर्तन होना लाजमी। तो इन्होंने रूपांतरित किया। किसे रूपांतरित किया? कोशिका सिद्धांत को। जो उस समय की कोशिका सिद्धांत थी वो क्या थी और उसमें रूपांतरण हुआ तो क्या हुआ, आइए देखते हैं। पहली कोशिका सिद्धांत जो थी वो क्या थी? सभी जीव कोशिकाओं तथा कोशिकाओं के उत्पादों से, कोशिका उत्पादों से बने या निर्मित होते हैं। निर्मित
होते हैं। ये बात कह दी गई थी। स्लीडेन और श्वान की फाइनल सेल थ्योरी ने यही कहा। पहले एक ने प्लांट की स्टडी करी, एक ने एनिमल्स की स्टडी करी और प्लांट्स भी साथ में पढ़े। उसने कहा कि जीव और पादप कोशिकाओं तथा कोशिका उत्पादों से बने होते हैं। बाद में संयुक्त रूप से स्लीडेन श्वान ने ये बात कही। क्या कही? सभी जीव कोशिकाओं तथा कोशिका उत्पादों से निर्मित होते हैं। बाद में रूपांतरण हुआ, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण हुआ, रूपांतरण किसने किया? तो भाई बाद में जिसने बात कही होगी उसके हिसाब से हुआ होगा। कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण रुडोल्फ विर्चो द्वारा किया गया। ठीक है। रूपांतरण यानी कि बदलाव, मॉडिफिकेशन, चेंज। ठीक है। अब आज के डेट में, वर्तमान समय में हम जिस कोशिका सिद्धांत को पढ़ते हैं यानी कि रूपांतरित कोशिका सिद्धांत को पढ़ते हैं उसे देख लेते हैं। वर्तमान कोशिका सिद्धांत क्या है? वर्तमान कोशिका सिद्धांत तो बस ये बात और रुडोल्फ विर्चो की कही बात दोनों को मिला दीजिए। क्या है दोनों बातें? पहली बात क्या है? पॉइंट नंबर 1, सभी जीव कोशिकाओं तथा कोशिकाओं उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। एज इट इज जो सेंटेंस ऊपर लिखा है वही। ठीक है। दूसरी बात, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। बस। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि सबसे पहली बार सेल थ्योरी किसने दी? तो सेल थ्योरी पहली बार कोशिका सिद्धांत सबसे पहली बार स्लीडेन तथा श्वान। अब इसमें क्वेश्चन 3-4 प्रकार से बनते हैं। आइए सभी प्रकारों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रकार पूछा जाता है, कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना ये किसने दी? तो पहली बार परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस किसने दिया? तो सबसे पहला नाम आएगा श्वान का। ठीक है। दूसरा प्रश्न बनता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जवाब आता है स्लीडेन तथा श्वान ने संयुक्त रूप से। फिर तीसरा प्रश्न इस पे बनता है, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया? रूपांतरण किसने किया? तो हम देख सकते हैं ऊपर, रुडोल्फ विर्चो ने किया। चौथा प्रश्न जो इसमें बनता है वो ये बनता है कि वर्तमान कोशिका सिद्धांत किसने दिया?
वर्तमान कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो इसका जवाब हम देंगे स्लीडेन, श्वान तथा रुडोल्फ विर्चो तीनों ने। तो इसमें आपको सावधानी बरतनी होगी बच्चों, क्वेश्चन को देख करके उसका आंसर लिखना है। पहले कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना अकेले श्वान ने दी थी, फिर मिल करके दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया था संयुक्त रूप से। फिर इसका रूपांतरण करने वाले थे रुडोल्फ विर्चो, और आज की डेट में जो कोशिका सिद्धांत चलता है उसको देने के लिए हम तीनों का नाम लेते हैं, स्लीडेन, श्वान तथा रुडोल्फ विर्चो। आइए देखें एनसीईआरटी में क्या है। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक, जर्मनी के थे, कब बात कर रहे हैं हम, 1838 की बात कर रहे हैं। मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों का अध्ययन किया और पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों के ऊतकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात कह दी इन्होंने। फिर लगभग इसी समय एक साल बाद 1839 में ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान ने जंतु कोशिकाओं, विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया, क्या पाया वो इंपॉर्टेंट है, कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। इन्होंने पादप जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया और ये बात कह दी कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है और उस परत को आजकल कहा जाता है जीव द्रव्य झिल्ली। अब अगली बात, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों स्पष्ट रूप से लिखा है, ये हालांकि जूलॉजिस्ट थे पर इन्होंने पादप ऊतकों का भी अध्ययन किया था। के बाद पाया कि, क्या पाया वो इंपॉर्टेंट है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता है। पादप कोशिकाओं में क्या मिलता है, तो बोले पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है और ये कोशिकाओं की विशेषता है। इस आधार पर श्वान ने अपनी परिकल्पना दी। ठीक है, परिकल्पना रखते हुए क्या बताया वो इंपॉर्टेंट है, प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। बहुत सिंपल सी बात थी यहां तक। अच्छा, स्लाइडेन व श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया और क्या कहा होगा, तो उन्होंने ये कहा, इसकी जगह लिख दो आप सभी जीवों। क्या कहा उन्होंने, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना है। ठीक है, अब इसके बाद उनके सिद्धांत की कमी पूछी जाती है कि क्या कमी थी, क्यों उसमें बदलाव किया गया, तो वो ये नहीं बता पाए थे। आगे देखते हैं, इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा। असफल रहा क्या, कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका होती है विभाजित। पहली बार इन्होंने बताया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक है, इसको उन्होंने अपनी भाषा में कहा था, उनकी भाषा लैटिन भाषा, लैटिन भाषा में क्या कहा गया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब इन्होंने स्लाइडेन व श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर क्या किया, रूपांतरित किया, नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित। ठीक है, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है, क्या, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने हैं। दूसरी बात, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित। तो उम्मीद है आपको कोशिका सिद्धांत वाली चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने बात क्लियर कर ली है।
कौन बॉटनिस्ट है, कौन जूलॉजिस्ट है। हाँ, बच्चों को एक बार अगर कभी कभी याद करने में दिक्कत आती हो तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। दो नाम है, स्लाइडेन तथा श्वान। श्वान को हम इंग्लिश में, हिंदी में लिखते हैं इस प्रकार से। श्वान का क्या अर्थ होता है? श्वान संस्कृत शब्द है इस शब्द के लिए, डॉग। ठीक है, तो डॉग प्राणी है। प्राणी का अध्ययन करना किस में आएगा? प्राणी शास्त्र में आएगा, जंतु शास्त्र में आएगा, जूलॉजी में आएगा। तो इस हिसाब से श्वान क्या हो गए? जूलॉजिस्ट हो गए। और स्लीडन अपने आप ही जूलॉजी के अलावा एक और सब्जेक्ट है आपका बॉटनी, तो ये बॉटनिस्ट हो गए। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो के बारे में ये नहीं पूछा जाता, ना यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको उसे याद करने की जरूरत नहीं है। आइए देखें, अब बात करते हैं कि हमने कोशिका के सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया, और इससे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, कोशिकीय में एक कोशिकीय बहुकोशिकीय होते हैं। अब हमारे पास क्या जानकारी आ चुकी है, तो हम उससे शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो जानकारी अब मौजूद है उसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यदि हम बात करें एक पादप कोशिका की, प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के बारे में हमारे पास क्या जानकारी उपलब्ध है? प्लांट सेल के बारे में श्वान ने क्या बताया था? श्वान ने बताया था कि पादप कोशिकाओं में कोशिका के बाहर एक कोशिका भित्ति पाई जाएगी, जो कि पादपों की विशेषता है। तो ये बाहरी सीमा पर हम क्या समझ रहे हैं, ये बना देते हैं हम कोशिका भित्ति। ठीक है, ये हम कोशिका भित्ति बना रहे हैं, एक प्रारूपिक पादप कोशिका की कोशिका भित्ति। मैं नीचे लिख देता हूं, पादप कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका। तो बाहर सबसे पहले क्या है? कोशिका भित्ति है। ठीक है, अच्छा, विशेषता क्या थी पादपों की कोशिका भित्ति का होना? मतलब इसके अंदर कोशिका झिल्ली भी पाई जाएगी। तो बाहर के बाद हम अंदर की बात करें तो अंदर यहाँ पर ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। तो अब इसमें लेबलिंग करते चलें साथ में। सबसे बाहर का ये हिस्सा जो है इसे हम कह रहे हैं कोशिका भित्ति। फिर इसके अंदर ये हरे कलर से दिखाया गया है कोशिका झिल्ली। अब रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या कहा था कि कोशिका के बीच में एक सघन हिस्सा होता है जिसे उन्होंने नाम दिया था केंद्रक। क्या नाम दिया था? केंद्रक। तो हम मान लेते हैं कि कोशिका के बीचों बीच इस तरह से एक सघन हिस्सा है, इस सघन हिस्से को हम नाम दे देंगे केंद्रक। ठीक, ये जानकारी हमारे पास अभी तक है। अब आइए, अब हम यदि जंतु कोशिकाओं की बात करें तो जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहर क्या पाया जाएगा? सबसे बाहर एक पतली संरचना कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। तो हम इसका लेबल कर देते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली। फिर वही बीच में क्या पाया जाएगा? केंद्रक। बीच में पाया जाएगा केंद्रक। तो आप देखते चलिए क्या कॉमन हो गया पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। ये कौन सी कोशिका पढ़ रहे हैं हम? जंतु या प्राणी कोशिका। ठीक है, कोशिका में आप देखेंगे जब सूक्ष्मदर्शी से तो आपको सबसे पहले बाहर की ये दीवार दिखाई देगी, बाहरी सीमा दिखाई देगी, चाहे जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका। आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा? बाहरी सीमा। अच्छा, बाहरी सीमा के बाद
जब आप अंदर देखेंगे तो ये हिस्सा थोड़ा सा लाइट कलर का होता है और बीच में केंद्र में एक सघन भाग होता है जिसे कि केंद्रक कहा गया। ये चीजें दोनों में पाई गई। पर हम जानते हैं कि क्या दुनिया में केवल पादप और जंतु दो ही प्रकार के जीव हैं? नहीं, दुनिया में जितने जीव हैं उन सभी का वर्गीकरण किया गया है 5 वर्गों में, 5 जगतों में। आइए उन पांचों जगतों की कोशिकाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर ली जाए। तो सबसे पहले केवल प्लांट तथा एनिमल किंगडम, पादप जगत तथा जंतु जगत, ये दो जगत के बारे में ही जानकारी थी। पर जैसे जैसे विज्ञान ने आगे तरक्की करी, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चला कि और भी प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं और सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं पादप तथा जंतु कोशिकाओं से अलग होती हैं। क्या पता चला कि सूक्ष्म जीवों यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कोशिकाएं पादपों तथा जंतु कोशिकाओं से अलग होती हैं। और फाइनली 5 वर्गों में 5 जगत में वर्गीकरण किया गया, जो कि हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। सबसे पहले जगत का नाम है मोनेरा, फिर आता है प्रोटिस्टा। मोनेरा को हम इंग्लिश में भी मोनेरा कहेंगे, हिंदी में भी मोनेरा कहेंगे। प्रोटिस्टा के लिए शब्द है आद्य जीव। फिर फंजाई यानी कि कवक जगत, कवक जगत, ये पांचों जगत हैं, जगत सबके आगे नहीं लगा रहा हूं। फंजाई, जंतु, पहले प्राणी पादप लिख लेते हैं, प्लांट्स, प्लांटी, पादप जगत तथा प्राणी जगत। एनिमल किंगडम, जितने भी धरती पे जीव पाए गए हैं उन सबको इन 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया है। प्राणी या यूं लिखते हैं कि जंतु जगत, जंतु जगत, जितने भी जीव धरती पर पाए जाते हैं उन्हें 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से जगत है बच्चों? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल किंगडम, एनिमल्स, इस तरह से 5 जगत। क्या इन सभी जगत के जीवों की कोशिकाएं एक समान हैं? नहीं। हमने अभी बात की थी किसके बारे में? पादप यानी कि प्लांट सेल के बारे में बात की थी और एनिमल सेल के बारे में बात की थी। ये जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल की बेसिक संरचना है। अच्छा, अब इसमें सवाल ये उठता है कि बाकी 3 जगत की कोशिकाओं में और इन दोनों की कोशिकाओं में कुछ अंतर होते होंगे? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल अंतर होते हैं। तो क्या हमें 5 जगत में 5 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिल सकती है? नहीं, 2 बेसिक प्रकार की कोशिकाएं हैं, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। कैसी कोशिकाएं हैं? तो इसका जवाब आता है कि जब एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञानी। ल्यूवेनहॉक क्या थे? सूक्ष्म जीव विज्ञानी। उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। इन्होंने बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया सूक्ष्मदर्शी से। तो सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने के पश्चात इन्हें पता चला और भी दूसरे वैज्ञानिकों में पता चला कि कुछ प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। रॉबर्ट हुक साहब ने क्या बताया था, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने यहाँ पे, कि कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो
आगे चलकर पता चला कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होंगी जिनमें केंद्रक नहीं भी पाया जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन इन्होंने किया। विशेष अध्ययन, अच्छा, बहुत से अध्ययनों से क्या पता चला कि कुछ प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित या उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं उपस्थित होता या अनुपस्थित होता है, उनमें क्या, उन्हें नाम क्या दिया जाए? तो जीवन में जैसे जैसे विज्ञान ने आगे तरक्की की, वैसे वैसे लोगों को समझ में आया कि भाई कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें केंद्रक है और कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें केंद्रक नहीं है। तो इसका मतलब इवोल्यूशन जब हुआ होगा, विकास और उद्भव जब हुआ होगा, तो पहले शायद इस प्रकार की कोशिकाएं बनी होगी जिनमें केंद्रक नहीं रहा होगा, बाद की कोशिकाओं में केंद्रक आया होगा, विकसित हुआ होगा। तो ऐसी कोशिकाएं जो पहले बनी उन्हें क्या नाम दें, और बाद में जो कोशिकाएं बनी उन्हें क्या नाम दें? तो इस पे चर्चा हुई, वैज्ञानिकों के बीच में डिस्कशन हुआ और तब दो शब्द निकल के आए। प्राक केंद्र की जीव और केंद्र की जीव। अच्छा, और भी इसको डिफाइन किया गया, तो इसके दूसरे नाम भी और लोगों ने स्टडी करने के बाद दिए। जैसे इसका एक और नाम था असीम केंद्र की, असीम केंद्र की जीव। अब इस शब्द को अगर आप तोड़ेंगे तो इससे पता चलता है कि इस शब्द के तीन भाग हैं, जिसके केंद्रक की सीमा नहीं हो, जिसके केंद्रक की सीमा नहीं हो, असीम केंद्र की जीव। दूसरे प्रकार के जो थे इनके लिए उल्टा कह सकते हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? ससीम केंद्र की जीव, ससीम केंद्र की जीव अर्थात जिसके केंद्रक की सीमा हो। अच्छा, क्या ये पहले इसी तरह से आए थे शब्द और वाक्य? नहीं, जो असली शब्द आए थे वो क्या थे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। जो असली शब्द आए थे यूकैरियोटिक सेल्स, और इनके लिए जो शब्द आया था वो था प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अच्छा, और अगर डिफाइन करने जाएंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स के लिए शब्द विकास, जैसे जैसे बायोलॉजी का नॉलेज आगे बढ़ते गया तो यूकैरियोटिक सेल्स के लिए एक शब्द और कहा गया, कोशिकाएं
जिनमें सुस्पष्ट तथा विकसित, संपूर्ण विकसित विकसित केंद्रक उपस्थित हो, उसे क्या कहा जाएगा? यूकैरियोटिक सेल। अब इसी आधार पर इसकी परिभाषा यदि हम बनाएं तो कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट और विकसित केंद्रक उपस्थित नहीं है, वो कहलाएंगी प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोट, कैरियन शब्द का मतलब होता है, कैरियो शब्द जो लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, और ईयू शब्द का मतलब होता है ट्रू, यानी कि सत्य। ट्रू न्यूक्लियस वाली कोशिकाएं अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाएं अर्थात ससीम केंद्र की कोशिकाएं, ठीक है। और जिनमें केंद्रक के पहले, केंद्रक के विकास के पहले, तो इसके लिए शब्द एक है प्राक केंद्रकी या असीम केंद्रकी। इन दोनों शब्दों का मतलब निकलता है कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट और सुविकसित केंद्रक उपस्थित नहीं। तो अब ये जानकारी कब आई? जैसे जैसे विज्ञान में तरक्की होती गई, सेल बायोलॉजी को हम डीपली स्टडी करते गए, माइक्रोस्कोप का विकास होता गया, तो और अच्छे से समझ में आया और ये जानकारी निकल के आई, ठीक है। किस प्रकार की कोशिकाओं को इंसान ने पहले जाना होगा? तो बोले कि साहब प्लांट स्टडी किया था तो पहले प्लांट जानोगे, तो क्या प्लांट में न्यूक्लियस है? बोले हाँ साहब प्लांट में न्यूक्लियस है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस है? तो हाँ एनिमल सेल में न्यूक्लियस है। तो किस प्रकार की कोशिकाएं हुई ये दोनों? तो दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं कैसी हुई? यूकैरियोटिक सेल्स। ससीम केंद्र की कोशिकाएं। अब कोशिका के बारे में हमने दो बातें तो समझ ली कि कोशिकाएं दुनिया में कितने प्रकार की हैं, एक वो जिसमें केंद्रक होगा और एक वो जिसमें केंद्रक नहीं होगा। तो कौन कौन से जगत में वो कोशिकाएं हैं जिनमें की केंद्रक उपस्थित है, वो बात कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ हमने 5 जगत लिखे, 5 जगत में किंगडम मोनेरा में, केवल किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट प्रकार की कोशिकाएं हैं, शेष चारों यूकैरियोट प्रकार की कोशिकाएं, ठीक है। इसके आगे की बात हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जहां कोशिका की संकल्पना हम बनाएंगे, एक जनरल कंसेप्ट बनाएंगे माइंड में कि कोशिका में क्या क्या होता है। फिर हम कोशिका के बेसिक प्रकारों पे स्टडी करना शुरू करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। थैंक यू।